न्यू चैप्टर प्लांट किंगडम। अगर हम वेटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। 3 क्वेश्चन मोटे मोटे आते ही हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। इस बार 5 क्वेश्चन आए और 5 में से 2 बहुत अच्छे सवाल आ गए, वो 2 सबके गलत हो गए। 2 क्वेश्चन आए थे क्रोनोलॉजिकल आर्डर वाले, सीक्वेंस वाले, ABCDE 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उनका सही क्रम बताइए। सही क्रम वाले क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो मुंह बनाते रहते हो, ठीक है, तो मुंह ना बनाए, क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आ गया ब्रायोफाइटा का, एक आ गया टेरिडोफाइटा का, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। 3 आसान थे लेकिन 2 अच्छे सवाल थे। तो चैप्टर डालें प्लांट किंगडम और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 बातें लिखी हैं कि R.H. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था उसमें भी प्लांट किंगडम है, और लिनियस ने जो किंगडम सिस्टम दिया था उसमें भी प्लांट किंगडम है। लिनियस वाला 2 किंगडम सिस्टम में भी प्लांट किंगडम था, इनके 5 वाले में भी प्लांट किंगडम है। तो दोनों प्लांट किंगडम में क्या अंतर है, ये इंट्रोडक्शन बताया गया। तो अंतर सुन लीजिए। लिनियस के 2 किंगडम सिस्टम में जो प्लांट किंगडम था, उस प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म तो था, उसके अलावा उसी प्लांट किंगडम में फंजाई भी था, उसी प्लांट किंगडम में मोनेरा के मेंबर, उसी में प्रोटिस्टा के मेंबर, मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट सब उसी में थे। बैक्टीरिया भी वहीं था, साइनो बैक्टीरिया भी वहीं था, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये सब प्लांट किंगडम में थे। लेकिन जब व्हिटेकर का प्लांट किंगडम आया तो उन्होंने इन सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया। मोनेरा को निकाला, उसको मोनेरा वाले में ले गए, प्रोटिस्टा को निकाला, उनको प्रोटिस्टम रखा, फंजाई को निकाल के फंजाई में रखा, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो एल्गी में थी उसको निकाल के कहाँ ले गए, मोनेरा में ले गए। तो व्हिटेकर के प्लांट किंगडम और लिनियस के प्लांट किंगडम में अंतर है। प्लांट किंगडम जब लिनियस वाला था तो उसमें सब कुछ प्लांट किंगडम में ही था, मतलब मोनेरा के मेंबर, प्रोटिस्टा के मेंबर, फंजाई के मेंबर, इवन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किस में थे, ये सब के सब प्लांट किंगडम में थे। लेकिन जब व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आया, उसमें फिर 5 किंगडम अलग बनाए गए, मोनेरा अलग बनाया गया, प्रोटिस्टा अलग बनाया गया, फंजाई अलग बनाया गया। इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम से ही सबको निकाला और निकाल के अपने अपने अप्रोप्रिएट किंगडम में रखे। इवन ब्लू ग्रीन एल्गी जो पहले प्लांट किंगडम में थी उसको निकाल के बैक्टीरिया वाले ग्रुप में रख दी। यही इंट्रोडक्शन में लिखा है, इसको लिख लीजिए पहले। लिनियस के 2 किंगडम सिस्टम में प्लांट किंगडम था, लेकिन इस प्लांट किंगडम में इंक्लूड थे क्या, सारे मेंबर। मेंबर किसके किसके, मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किसमें थे, प्लांट किंगडम में ही थे। लेकिन फिर कौन आए, व्हिटेकर आया
और इनका भी क्या आया, 5 किंगडम सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो 5 किंगडम सिस्टम का जो प्लांट किंगडम था, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसको लिए, तो एल्गी को लिए, ब्रायोफाइटा को लिए, टेरिडोफाइटा को लिए, जिम्नोस्पर्म को लिए और एंजियोस्पर्म, इन सब को लिए क्या कर दिया इन्होंने, एक्सक्लूड कर दिया। किसको किसको यहां से निकाले, तो इन सब को निकाल दिए। एक्सक्लूड मेंबर जो मोनेरा के थे, प्रोटिस्टा के थे, फंजाई के थे, या ब्लू ग्रीन एल्गी थे। इसी नाते इनके 5 किंगडम में एक किंगडम क्या है, मोनेरा, एक क्या है, प्रोटिस्टा, एक क्या है, फंजाई, एक प्लांट और एक एनिमल। तो इस प्लांट किंगडम और इनके प्लांट किंगडम में अंतर था। तो आज प्लांट किंगडम में क्या है, तो आज के प्लांट किंगडम में सिर्फ एल्गी है, एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है और एंजियो। क्या नहीं है आज के प्लांट किंगडम में, ना तो मोनेरा के मेंबर हैं, ना प्रोटिस्टा के मेंबर हैं और ना फंजाई के मेंबर। इवन ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्लांट किंगडम में नहीं। In previous chapter we look at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker 1969. Suggest that 5 kingdom classification में कौन कौन है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमल है और प्लांट है। इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो केवल प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम आगे लिखेंगे तो प्लांट ही बोलेंगे और किंगडम पीछे लिखेंगे तो प्लांट किंगडम बोलेंगे। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हमेशा क्या है, बदलती रही है। पहले प्लांट किंगडम में कौन थे, फंजाई थे, मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर प्लांट किंगडम में थे। इन सब को निकाल दिया गया कहां से, प्लांट किंगडम से, जो पहले वाले क्लासिफिकेशन में थे। साइनोबैक्टीरिया या जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये हकीकत में एल्गी नहीं, इनको भी निकाल दिया गया। तो अब इस चैप्टर में बचे कौन है, अब इसमें बचे हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांटी किंगडम या किंगडम प्लांटी। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम, और क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहली हेडिंग है, हेडिंग यहाँ पैराग्राफ केवल दिया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक आर्टिफिशियल है, ये देखो दूसरी हेडिंग ये है, नेचुरल क्लासिफिकेशन एक आगे हेडिंग है। तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन सिस्टम, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसमें फिर पहली हेडिंग डालिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहली हेडिंग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक तो रटने वाला है
ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किसने दिया है? तो बाई कैरोलस लिनियस। अब लिखिए नहीं, सुनेंगे। कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। अब कैसे प्रयास किया? तो इन्होंने कहा कि ग्रॉस सुपरफिशियल जो सरफेस के कैरेक्टर हैं, मोटे मोटे ग्रास सुपरफिशियल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। अब ग्रास सुपरफिशियल कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर देखा? तो केवल कुछ कैरेक्टर देखे, कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर या जिनको हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर भी कह सकते हैं, तो कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जैसे एंड्रूसियम का कैरेक्टर। लिनियस ने वास्तव में सिर्फ प्लांट को इस आधार पर क्लासिफाई कर दिया था कि स्टैमेन का नंबर कितना है। भाई मान लेते कोई पर्टिकुलर प्लांट होगा, उसमें एंड्रूसियम होगा, उसमें स्टैमेन की संख्या होगी। स्टैमेन की संख्या और स्टैमेन का अरेंजमेंट, स्टैमेन के नंबर और अरेंजमेंट के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई कर दिया, सिर्फ एक कैरेक्टर पकड़ करके। तो कुछ कैरेक्टर के आधार पर जब किसी प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम इस तरीके से कहते हैं कि जब आप किसी दो ब्रीड के बीच आप क्रॉस कराते हो तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां जो रिप्रोडक्शन होता है वो नकली होता है, असली नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा। वहां ये है कि वहां किसका किससे फर्टिलाइजेशन होगा ये आप तय करते हो, ये नेचर नहीं तय कर रही। अब चूंकि आपने सेलेक्ट किया कि गेहूं की इस वैरायटी में ये कैरेक्टर है, गेहूं की इस वैरायटी में ये कैरेक्टर है, आपको ये दोनों कैरेक्टर पसंद हैं, आप चाहते हो कि दोनों का क्रॉस कराया जाए और नया कंबाइंड बनाया जाए जिसमें इसका भी कैरेक्टर हो, इसका भी कैरेक्टर हो। ये दो कैरेक्टर कंबाइन होंगे, ये तो आपने तय किया है ना। सिलेक्शन किसने किया है? आपने सिलेक्शन किया है, तो ये आर्टिफिशियल होगा। अगर नेचर ने किया होता तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता। तो जिस तरीके से इंसान किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करके हाइब्रिडाइजेशन करता है तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अगर किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करके क्लासिफिकेशन करेगा तो उसका नाम क्या रख दोगे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है तो फिर एक कैरेक्टर नहीं चुना जाता है, नेचुरल एफिनिटीज देखी जाती है। अब जब हम नेचुरल एफिनिटीज देखेंगे तो जितने नेचुरल कैरेक्टर आप ऑब्जर्व करोगे उसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर भी आएगा, इंटरनल कैरेक्टर भी आएंगे। तो यदि नेचुरल कैरेक्टर पर सब पर बेस्ड हो जाए तो फिर नेचुरल सिस्टम हो जाएगा। और अगर किसी एक या दो कैरेक्टर पर बेस्ड होगा तो क्या कहोगे? फिर वो कैरेक्टर आपको चुनना पड़ेगा कि किस कैरेक्टर पर बेस्ड है। और जैसे आप कैरेक्टर स्वयं चुनोगे वैसे क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसका नाम आर्टिफिशियल क्यों है? जिस कैरेक्टर पर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो वो कैरेक्टर आपने तय किया है। जैसे लिनियस ने तय किया कि हमको स्टैमेन के नंबर और अरेंजमेंट के आधार पर क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? एक गड़बड़ी इनके साथ हो रही थी। जब ये वेजिटेटिव कैरेक्टर ले रहे थे तब भी वैसे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, और जब सेक्सुअल कैरेक्टर ले रहे थे तब भी वैसे क्लासिफिकेशन कर रहे थे। लोगों का कहना था कि किसी भी प्लांट के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं उनका वो महत्व नहीं हो सकता जो सेक्सुअल कैरेक्टर का महत्व होगा। क्यों? वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी इन्वायरमेंटल फैक्टर से चेंज हो जाते हैं, और अगर कोई फैक्टर चेंज हो सकता है, चीज चेंज हो सकती है, क्लासिफिकेशन करोगे तो क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने बराबर का महत्व दे दिया। किसको? वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर। फिर भी लिनियस कह रहे थे कि भले ही हम कुछ कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये लिनियस की बात है। हमको जज नहीं बनना है, हमको क्वेश्चन सही करना है। 5 क्वेश्चन याद रखने। क्या? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिनियस का दिया हुआ है।
ये क्या यूज करता है? ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल करेक्टर या फ्यू करेक्टर। किस आधार पर किया गया? या तो वेजिटेटिव करेक्टर के आधार पर किया गया या एंड्रूसियम के करेक्टर के आधार पर किया गया। लिनियस ने स्टेमेन के नंबर और अरेंजमेंट के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई करके दिखाया। लिनियस ने बताया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, भले ही हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ करेक्टर पर बेस्ड है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बराबर का महत्व दे रहा है किसको? वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर। लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? एक ऑब्जेक्शन है कि जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट से क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस या इफेक्टेड हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं? इस थोड़ा स्टेबल रहते हैं। इस नाते लोगों को ये पसंद नहीं आया। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि कंपेयर में है तो कंपेयर में ही सुन लेंगे, फिर उसको भी लिख लेंगे। बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट हैं, जोसेफ डाल्टन हुकर और जॉर्ज बेंथम पूरा नाम है। इन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कुछ करेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन ना करो। जितने नेचुरल एफिनिटीज हैं, नेचुरल जनरल जो करेक्टर हैं, उसमें चाहे वो एक्सटर्नल करेक्टर हो और चाहे वो इंटरनल करेक्टर हो, चाहे वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइटोकेमिस्ट्री हो, एक्सटर्नल इंटरनल सबकी बात करो। जब सबकी बात करोगे तो ठीक रहेगा। तो यदि नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड क्लासिफिकेशन किया जाए, एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी ले लिया जाए, जैसे यहाँ सिर्फ क्या है? एक्सटर्नल करेक्टर मार्फोलॉजी की बात हो रही है ना, इंटरनल की बात नहीं हो रही है। इंटरनल भी शामिल कर लिया जाए तो उसको कहेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यही मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। किसका दिया हुआ है? बेंथम एंड हुकर का। लेकिन हमेशा सभी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ न कुछ बदलाव हमेशा होता रहता। अगर बदलाव ना हो रहा होता तो फिर टू किंगडम से फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये ना बना होता। फिर वैज्ञानिक आए एंगलर एंड प्रेंटल। एक वैज्ञानिक और हैं हचिंसन, जिनका नाम सुना होगा। एंगलर और प्रेंटल और उनके बाद हचिंसन ने क्या किया? फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन करने में एक नई चीज जोड़ दी। कहा एक काम करिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शामिल करिए। दो प्लांट के जिनका क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, उनके बीच रिलेशन भी तो बताओ कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट से क्या रिलेशन है। कहा रिलेशन से क्या मतलब है? कहा इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मान लेते हैं कि कोई प्लांट एक P1 है, कोई प्लांट एक P2 है, और ये दोनों एक ही ग्रुप में, मान लेते हैं इनको हमने रख दिया ब्रायोफाइटम, मान लेते हैं दोनों को ब्रायोफाइटम रखा गया। तो इनका कहना है कि यदि दो डिफरेंट प्लांट को एक टेक्सा, ब्रायोफाइटा ग्रुप है ना, और ग्रुप को टेक्सा कहते हो, यदि दो प्लांट को आप एक टेक्सा में रख रहे हो, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इन दोनों का एंसेस्टर क्या होगा? कॉमन होगा। तो ये भी अच्छी चीज है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से यदि क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसको कहेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसको क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? इसमें इवोल्यूशनरी ट्री का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? इवोल्यूशनरी ट्री। इसको फैमिली ट्री भी कहते हैं। ये एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर मान लेते हैं, बना लेते हैं, ऐसे ब्रांचेज बना लेते हैं, ऐसे पत्तियां लगा लेते हैं। इस इवोल्यूशनरी ट्री में ये कहा गया कि जो हायर टेक्सा है उसको आप नीचे रखिए, तो पेड़ के जो तना है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? किंगडम। फिर मोटी मोटी ब्रांचेज होंगी वो फाइलम, फिर और भी ब्रांचेज तो होंगी, फिर वो क्लास, फिर और ब्रांचेज होंगी, फिर वो आर्डर, फिर और वो ब्रांचेज होंगी, फिर वो फैमिली। कहा सबसे ऊपर क्या लगी होगी? लीफ लगी होगी। तो जितना छोटा हायर होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा, सॉरी हायर वाला कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। और जो सबसे लोअर टेक्सा जो स्पीसीज है वो कहाँ मिलेगा? सबसे ऊपर मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया फैमिली ट्री में जो स्टेम है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो स्टेम किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो पत्तियां हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा क्या? यदि सिर्फ कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन आपने कर दिया तो हो तो जाएगा, लेकिन फिर वो आर्टिफिशियल सिस्टम होगा
और जब कुछ लोगे तो या तो वेजिटेटिव करेक्टर लोगे या तो रिप्रोडक्टिव करेक्टर लोगे, और दोनों को बराबर महत्व दे दोगे। इस नाते लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन लिनियस मान नहीं रहे, लिनियस कह रहे नहीं, हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसी आधार पर। बेंथम एंड हुकर ने कहा ऐसा करो, एक्सटर्नल भी ले लो, इंटरनल भी ले लो, फाइटोकेमिस्ट्री भी ले लो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी ले लो, सब ले लो। तो जब सब ले लोगे तो और बेहतर हो जाएगा। फिर समय बदला, एक चीज छूटी जा रही, क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप छूटा जा रहा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में फॉसिल की जो स्टडी है या जो फॉसिल हिस्ट्री है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाता था। अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर फॉसिल हिस्ट्री भी नहीं मिल रही तो क्या करोगे। तो फॉसिल हिस्ट्री जब नहीं मिलेगी तो नए तरीके अपनाए जाएंगे। तो नए तरीके में 3 नए तरीके हैं। एक कौन सा है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, अभी बताएंगे क्या है। एक क्या है? साइटो टेक्सोनॉमी। एक है कीमो टेक्सोनॉमी, वो अलग बताएंगे। कब इस्तेमाल करोगे? जब हमारे पास कोई फॉसिल हिस्ट्री नहीं मिलेगी। जनरल बात समझ में आ गई है? लिख लेते हैं। लिख लीजिए, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। यूज क्या किया था? यूज ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस बेसिस पर किए थे? ऑन बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रूसियम कैरेक्टर। लिनियस ने क्लासिफाई कर दिया प्लांट को ऑन बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन। लिनियस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बोले ही ऑन बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टर। ये नहीं एक्सेप्ट हुआ, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि बिकॉज इक्वल वेटेज किसको मिल रहा था? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। जबकि होता क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर इफेक्ट हो जाते हैं किसके द्वारा? इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा,
नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? चार्ल्स बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इसकी खास बात है कि यही मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। ये सब प्लांट के हैं, प्लांट के क्लासिफिकेशन का तरीका है। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। फिर है किस पर बेस्ड था? ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटी। अब जब नेचुरल एफिनिटी होगी तो एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ क्या इंटरनल कैरेक्टर अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री सब पे बेस्ड है। इसी नाते ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। अगला है कौन सा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? इंगलर एंड प्रेंटल। एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और अगर इंगलर एंड प्रेंटल आंसर में ना मिले तो फिर आंसर हचिंसन दीजिएगा। हचिंसन ने फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पर बुक लिखी है और काफी काम किया है इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था, फिर बाद में उसी को आगे किसने बढ़ाया? हचिंसन ने आगे बढ़ाया। इनका क्या कहना है? तो ऑन बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर के बेस है। उन्होंने क्या यूज किया था? यूज किया था इवोल्यूशनरी ट्री, या इसका एक और नाम है क्लाइडोग्राम कहते हैं। इवोल्यूशनरी ट्री को क्लाइडोग्राम कहते हैं। इसी नाते इस सिस्टम का भी एक और नाम है, इसको क्लाइडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लाइडिस्टिक सिस्टम में क्लाइडोग्राम यूज होता है। क्लाइडोग्राम का ही दूसरा नाम फैमिली ट्री है। तो चाहे इवोल्यूशनरी ट्री कहो, चाहे क्लाइडोग्राम कहो, चाहे फैमिली ट्री कहो, इस फैमिली ट्री में क्या होता है कि जो हाई टेक्सा है वो कहां मिलेगा?
वो बॉटम पर नीचे मिलेगा, और जो लो टैक्सा है वो कहाँ मिलेगा, टॉप। जैसे किंगडम सबसे नीचे मिलेगा और स्पीसीज सबसे ऊपर मिलेगी। ये कहता क्या है, ये कहता है ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टेक्सा, अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा के हैं तो क्या होंगे, हैव कॉमन एंसेस्टर। इन लोगों ने और यूज कर लिया था, यूज फॉसिल स्टडी रिकॉर्ड। फॉसिल स्टडी या फॉसिल हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड था उसका इस्तेमाल किया क्लासिफिकेशन। फिर आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बहुत टाइप हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी। सब पढ़ना नहीं है, कुछ इकोलॉजी में है तो वही बता देंगे। अल्फा बीटा गामा टेक्सोनॉमी भी होता है, पढ़े। हो गया तक। चौथा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम फेनेटिक्स है। तीन क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। दूसरी खास बात यह है कि ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सारे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, 100 200 500 1000, सारे कैरेक्टर यहाँ इंक्लूड होंगे। सारे कैरेक्टर की बात अभी तक किसी ने नहीं की है। कोई एक्सटर्नल की बात कर रहा है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल की बात कर रहा है, कोई इवोल्यूशन की बात कर रहा है, सबकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो यदि कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम कह रहा है कि हम सारे कैरेक्टर एक साथ लेंगे, अब जब सारे कैरेक्टर एक साथ लोगे तो एनालिसिस करना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर एनालिसिस कौन करेगा, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कैसे करेगा, तो जितने भी कैरेक्टर होंगे सबको एक नंबर और एक कोड दे दिया जाएगा। जब नंबर और कोड आप दे दोगे तो डाटा की एनालिसिस कौन कर लेगा, कंप्यूटर कर लेगा। कंप्यूटर एक ही समय में एक साथ सैकड़ों कैरेक्टर की एनालिसिस कर सकता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर बेस्ड कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसका नाम न्यूमेरिकल क्यों है, क्योंकि नंबर दिया जा रहा है, कोड दिया जा रहा है किसको, कैरेक्टर को। लिखो कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन दूसरा है बेस्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, नंबर एंड कोड गिवन टू किसको, ईच कैरेक्टर। सभी कैरेक्टर को एक नंबर एक कोड दे देंगे और फिर उसके बाद
डाटा प्रोसेस बाई किसके द्वारा, तो रिजल्ट क्या होगा, हंड्रेड्स कैरेक्टर एट सेम टाइम, सैकड़ों कैरेक्टर एक समय ही क्या हो जाएंगे, एनालाइज हो जाएंगे। साइटोटेक्सोनॉमी यूज करो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, और सेफ है देखो, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ऐसे ही कीमोटैक्सोनॉमी यूज करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल या प्लांट, the classification within angiosperm to understand some of concern of influence in classification system। याद रखिएगा ये क्लासिफिकेशन विदिन एंजियोस्पर्म है, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसने क्या यूज किया था, ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कुछ भी हैबिट यूज कर लिया, कलर यूज कर लिया, नंबर यूज कर लिया, या सिर्फ एक कैरेक्टर क्या ले लिया, शेप ऑफ लीफ। ये किस पर बेस्ड था, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर पर या किस पर, एंड्रूसियम कैरेक्टर पर। और इस सिस्टम को किसने दिया, लिनियस ने। इस सिस्टम का नाम आर्टिफिशियल रखा गया। ये सेपरेट कर सकते थे किसको, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पर, वो अलग बात है कि ये किस पर बेस्ड है, ये फ्यू कैरेक्टर पर बेस्ड है। आर्टिफिशियल सिस्टम में यही मेन समस्या थी, इक्वल महत्व दे रहे थे किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर पर, और ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किससे, इन्वायरमेंट से। इसके अगेंस्ट फिर क्या आया, नेचुरल वाला आया, विच वर बेस्ड ऑन किस पर, नेचुरल एफिनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने क्या कंसिडर कर लिया, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर को कंसिडर नहीं किया, इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर भी ले लिए, जैसे अल्ट्रा ले लिया, एनाटॉमी ले लिया, एम्ब्रायोलॉजी ले लिया, फाइटोकेमिस्ट्री। किसने दिया, तो ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए दिया गया था, किसने, बेंथम एंड हुकर। आज के समय में, ये आज की बात हो रही, आज के समय में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है, और ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। एज्यूम दैट अगर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं किसमें, सेम टेक्सा, तो उनका एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स यूज किया जाता है, खास कर ये तब महत्व जाता है जब क्या ना मिले,
कोई फॉसिल एविडेंस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इवोल्यूशनरी। फिर आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर बेस्ड है। क्या क्या लिखा है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यूज कर लिया, नंबर और कोड देंगे सभी कैरेक्टर को, और फिर डाटा की क्या करेंगे? प्रोसेसिंग। इसकी खास बात यह है, ये पॉइंट छूट गया है, भी लिख लेना, ये बराबर का महत्व दे रहा है सभी कैरेक्टर को। कहा ईच कैरेक्टर इज गिवन क्या? इक्वल इंपॉर्टेंट। सभी कैरेक्टर को बराबर का महत्व दे रहा है एक बार, और सैकड़ों कैरेक्टर की एनालिसिस एक साथ हो जाती है। फिर आया साइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यूज किया, जैसे क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर या बिहेवियर। फिर आया कीमोटॉक्सोनॉमी, इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट। एक लाइन जरा बढ़ा लीजिए यहाँ। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच कैरेक्टर। हेडिंग डालिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। किसी भी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उस दो फेज में चलती है, एक होता है हेप्लॉइड फेज, एक होता है डिप्लॉइड फेज। तो जो हेप्लॉइड फेज है उसको गेमेटोफिटिक फेज कहते हैं, और जो डिप्लॉइड फेज होता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है। दोनों का नाम क्यों रखा गया है तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कोई भी फेज जो स्पोर बनाए उसका नाम स्पोरोफाइट होगा। स्पोरो का मतलब स्पोरो और फाइट का मतलब प्लांट। प्लांट की वो फेज जो स्पोर बनाए वो स्पोरोफाइट होगी। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होती है और स्पोर हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट से जब स्पोर बनेंगे तो मियोसिस होगा। अच्छा, प्लांट की वो फेज जो गैमीट बनाए उसका नाम गेमिटोफाइट। गेमिटो का मतलब गैमीट और फाइट का मतलब बनाना, प्लांट बनाना। तो ध्यान सुनेंगे, दो फेज हैं, कौन सी? एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है, गेमिटोफाइट हेप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट वो फाइट है जो स्पोर बनाती है और गेमिटोफाइट वो फाइट है जो गैमीट बनाती है। बस बनाएंगे कैसे ये सोचना है। तो देखो, किसी भी प्लांट में एक होती है डिप्लॉइड फेज और एक होती है हेप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज का मतलब 2n और हेप्लॉइड फेज का मतलब n। इसको कहते हैं स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज, और इसको कहते हैं गेमेटोफिटिक फेज। ये होती है 2n और ये होती है n। काम की बात ये है कि ये वो फेज है जो स्पोर बनाएगी और ये वो फेज है जो गैमीट बनाएगी। स्पोर होते हैं n के और गैमीट भी होते हैं n के। अब कमाल की बात है भाई, 2n से n बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। और यहां से ये बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। तो होता क्या है कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के काम बिल्कुल फिक्स हैं। स्पोरोफाइट 2n होता है, मियोसिस करके स्पोर बनाएगा, और गेमेटोफाइट n होता है, माइटोसिस करके गैमीट बनाएगा। तो चेन ऐसे चलती है।
कि स्पोरोफाइट से बनेगा क्या, स्पोर, और फिर स्पोर का होगा जर्मिनेशन, और जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो बनता है गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट बनाएगा गैमीट, और गैमीट का होगा फर्टिलाइजेशन। आप सोचो कि गैमीट होगा n, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा 2n, और जैसे 2n होगा तो जाइगोट बना, और जाइगोट किस में चला जाएगा, स्पोरोफाइट, इससे बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, 2n है, स्पोर क्या है, n है, जर्मिनेशन के दौरान माइटोसिस होगी तो बनेगा गेमेटोफाइट n, फिर गैमीट बनेगा n, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट, फिर से क्या 2n, फिर से कहानी रिपीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्पोरोफाइट किसमें क्या बना देता है, गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट क्या बना देता है, स्पोरोफाइट। बस आप इतना बता दो, ये क्या है 2n और ये क्या है n। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट कैसे बनेगा, तो स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनेगा स्पोर के थ्रू, तो बीच में क्या आ जाएंगे, स्पोर आ जाएंगे। अच्छा, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बनेगा, तो बीच में क्या आ जाएंगे, गैमीट आ जाएंगे। तो ओवरव्यू आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या हुआ है। किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेज होती हैं, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। सबके अपने अपने काम अलग अलग हैं, हेप्लॉइडी भी अलग अलग हैं। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट तब बनेगा जब बीच में स्पोर बनेंगे, और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट तब बनेगा जब बीच में गैमीट बनेंगे। गैमीट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। इतना लिखो। 2 चीजें और सुन लीजिए, लिखते रहिए। किसी भी प्लांट किंगडम में एल्गी आएगा, ब्रायो आएंगे, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। सभी प्लांट में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट फेज हमको जरूर मिलेगी। बस ये कंफर्म करना है कि किस पर्टिकुलर प्लांट में गेमेटोफिटिक फेज मेन है। तो जिसमें गेमेटोफिटिक मेन होगी उसमें स्पोरोफाइट मेन नहीं होगी, और किस प्लांट में स्पोरोफिटिक मेन है तो गेमेटोफिटिक मेन नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि बताओ किस पौधे में हेप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, किस पौधे में हेप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, मतलब गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, और किस पौधे में डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट मतलब स्पोरोफाइट डोमिनेंट। यही पता करना है। और ये प्लांट किंगडम में बार बार आपको लिखा मिलेगा अंदर। हम अंदर बार बार रट के आपका काम चलेगा नहीं। आपको समझा होना चाहिए कि किसमें क्यों डोमिनेंसी किसी की है। एल्गी में कौन डोमिनेंट है, फिर ब्रायो में कौन डोमिनेंट है, फिर टेरेडो में कौन डोमिनेंट है, फिर जिम्नो में कौन डोमिनेंट है, और फिर एंजियो में कौन डोमिनेंट है। ये पता होना चाहिए, और क्यों डोमिनेंट ये पता होना चाहिए। तो कहीं हमको क्या मिलेगा, गेमेटोफाइट मेन फेज मिलेगी, मेन का मतलब डोमिनेंट। कहीं पर हमको स्पोरोफाइट मेन या डोमिनेंट मिलेगी। तो अगर गेमेटोफाइट डोमिनेंट होगा तो स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड होगा, और अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा तो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होगा। बस ये डिपेंडेंसी आपको समझना है, और ये पूरे प्लांट किंगडम में बार बार यूज होती है। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम बना लीजिएगा तभी समझ में आ जाएगा। देखें, प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
जिम्नो और एनजीओ में कॉमन बातें लागू हैं, इस नाते उनका एक डायग्राम बना है। अब बनाया नहीं, कुछ देख लें केवल बस। यहाँ जो एल्गी डायग्राम में बनाई गई वो स्पाइरोगाइरा है, और स्पाइरोगाइरा के ये फिलामेंट है। ये मान लेते हैं कि प्लस स्ट्रेन का फिलामेंट है, ये मान लेते हैं माइनस स्ट्रेन का फिलामेंट है। जैसे फंजाई में 2 डिफरेंट स्ट्रेन की हाइफी में मैटिंग होती, वैसे यहाँ भी इस स्ट्रेन और इस स्ट्रेन के सेल के बीच फ्यूजन हो गया। फिलामेंट में जितनी भी सेल होती वो सब हेप्लॉइड होती हैं, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इस सेल का न्यूक्लियस और इस सेल का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया और बन गया जाइगोट या जाइगोस्पोर बन गया। जैसे ही जाइगोट या जाइगोस्पोर बनता है, हम कहेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के नाम पर किसी भी प्लांट में, किसी में भी, एल्गी, फंजा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, किसी का नाम ले लें, स्पोरोफाइट के नाम पर पहली जो स्टेज बनती है वो जाइगोट ही बनती है। अब जाइगोट के आगे फिर चाहे जो उसमें हो जाए, तो जाइगोट फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट है किसी भी प्लांट में, चाहे जिसका आप नाम ले लो। एल्गी की खास बात यह है कि जो ये फिलामेंट होता है ये ग्रीन होता है। तो ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा तो ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन जो ये जाइगोट बनता है ये ग्रीन नहीं होता है। अब जाइगोट अगर ग्रीन नहीं है तो फिर फोटोसिंथेटिक भी नहीं है। तो अगर फोटोसिंथेटिक नहीं है तो जीवित कैसे रहेगा? तो न्यूट्रिशन फिर दूसरे से लेना पड़ेगा। अब लोगे किससे? फिलामेंट की सेल से। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट डिपेंड हो गया किस पर? गैमेटोफाइट पर। अब बताओ कौन मेन है और कौन मेन नहीं? तो गैमेटोफाइट मेन है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक। जबकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। तो किसी भी एल्गी में मेन फेज कौन सी? तो आंसर देखो क्या? गैमेटोफाइट। बात खत्म। एल्गी से इवोल्यूशन होके ब्रायोफाइट्स बने। तो देखो क्या चेंज आया वो समझिएगा। यहाँ जो फिलामेंट के फॉर्म में गैमेटोफाइट था वो थोड़ा बेहतर हो गया। बेहतर क्या हो गया? कि ऐसा गैमेटोफाइट बन गया जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गया। ये असली रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो इससे बेहतर गैमेटोफाइट हमको कहाँ मिला? ब्रायोफाइट। जो हमने सामने डायग्राम बनाया वो फ्यूनेरिया का बनाया। ब्रायोफाइट में बहुत सारे लोग हैं। एक और ध्यान रखी गई क्या? यहाँ जो स्पोरोफाइट था वो सिर्फ जाइगोट के फॉर्म में था, यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट था, यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट था। लेकिन यहाँ जब स्पोरोफाइट देख रहे हैं तो काफी बढ़िया स्पोरोफाइट दिख रहा है। उसमें फुट भी है, सीटा भी है, कैप्सूल भी है। कहने का मतलब मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो जब हम एल्गी से ब्रायो की तरफ गए तो हमको 2 चीजें नजर आई। गैमेटोफाइट भी एडवांस हुआ और स्पोरोफाइट भी एडवांस हुआ। गैमेटोफाइट में असली के रूट, स्टेम, लीफ तो नहीं थे, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बन गए। ये ग्रीन है और जैसे ग्रीन है वैसे फोटोसिंथेटिक होगा, वैसे ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल हैं, ये जरूर मल्टी सेलुलर है, इससे बेहतर स्पोरोफाइट है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं हो पाया है कि ये फोटोसिंथेसिस करने लगे। अब आप बताओ ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? तो सीधी सी बात है कि ये डिपेंड है किस पर? गैमेटोफाइट पर। काहे के लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो बताओ जब एल्गी से ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ तो गैमेटोफाइट में भी सुधार हुआ, स्पोरोफाइट में भी सुधार हुआ। एल्गी में जो थाइलस लाइक गैमेटोफाइट था वो ब्रायोफाइट में लीफी गैमेटोफाइट हो गया। यहाँ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ तो नहीं थे, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आए। वो ग्रीन पहले से ही था, यहाँ भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक ही रहा। हाँ, स्पोरोफाइट जो यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट था वो अब थोड़ा बेहतर स्थिति में पहुंचा है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना। कैसे बना होगा सोचो, जानते हो क्या हुआ होगा? ये जो जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी तो एल्गी में ही रह जाओगे। जाइगोट में अगर मियोसिस हो गई तो किस में रह जाओगे? एल्गी। अभी पीछे पढ़े थे फंजाई, कुछ लिखो नहीं।
फंजाई में जाइगोट की मियोसिस होती है, एल्गी में भी जाइगोट की मियोसिस होती है। तो जाइगोट बना और तुरंत मियोसिस करके स्पोर बनाया। आप सोचो, अगर जाइगोट की मियोसिस करके स्पोर बना है तो क्या बन गया? स्पोर तो एन होता है, और एन तो गेमेटोफाइट होता है। एन तो क्या होता है? गेमेटोफाइट होता है। इसका मतलब स्पोरोफाइट एक तरफ बना, दूसरी तरफ उसकी हुई मियोसिस, और तुरंत बन गया क्या? स्पोर। और जैसे स्पोर बनेगा वैसे स्पोरोफाइट खत्म, क्या शुरू हो जाएगा? गेमेटोफाइट स्टार्ट हो जाएगा। भाई अगर कोई एन में है तो वो गेमेटोफाइट है, लेकिन यहाँ गए तो यहाँ क्या दिख? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट दिखाई पड़ गया। कैसे? तो जाइगोट की हो गई होगी माइटोसिस। अब जब जाइगोट की माइटोसिस करोगे तो एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो से मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बना। लेकिन स्पोरोफाइट ने इतना सुधार नहीं किया कि स्वयं खाना बना सके। इन दोनों के बीच बात चल रही है। अभी स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड है? गेमेटोफाइट। समय बदला, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट इवाल्व हो गए। जब टेरिडोफाइट इवाल्व हो गए तो टेरिडोफाइट में बिल्कुल कहानी ही पलट गई। क्या पलट गई? स्पोरोफाइट बढ़िया डेवलप हो गया। मतलब इसमें असली का रूट, असली का स्टेम और असली की लीफ आ गई, और ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो गया। तो स्पोरोफाइट पहली बार फोटोसिंथेटिक किसमें हुआ? टेरिडोफाइट। अब आप सोचो, अगर ये फोटोसिंथेटिक हो गया है तो क्या ये गेमेटोफाइट पर डिपेंड रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो पहली बार स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हो गया, ग्रीन हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया। अब इस गेमेटोफाइट का हाल देखो। यहाँ गेमेटोफाइट तो आजाद था ही, यहाँ गेमेटोफाइट अभी भी आजाद है। गेमेटोफाइट ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, बस उसका नाम क्या है? प्रोथाइलस। इसी पर सेक्स आर्गन पाए गए। गेमेटोफाइट को ही तो गैमीट बनाना होता है, तो यहाँ एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। हमने केवल नाम लिखा नहीं, जानबूझ के नहीं लिखा कि डायग्राम गंदा ना हो, याद रहे बस केवल। ध्यान से सुनिएगा, टेरिडोफाइटा में गेमेटोफाइट ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ भी तो ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट था। चेंज किस में आया है? चेंज स्पोरोफाइट में आया है। स्पोरोफाइट यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो दो काम किया। बोला पहले गेमेटोफाइट से अलग हो, इंडिपेंडेंट हो गया। अब अलग हो गए, जिंदा कैसे रहोगे? तो स्वयं बनाने लगे फाना। तो ग्रीन हो गए, फोटोसिंथेटिक हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए, तो इंडिपेंडेंट हो गए। तो पहली बार स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट कहाँ मिले? तो कहोगे टेरिडोफाइट। अब जब दोनों इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन मेन है। तो मेन फेज कौन हो गई? स्पोरोफाइट, क्योंकि असली क्या आ गए? रूट, स्टेम और लीफ। ये तो थाइलस लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये थाइलस लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये तो एल्गी जैसा हो रहा है। इसका मतलब इनका डिमोशन हो रहा है। तो इस गेमेटोफाइट खराब हो रहा है और स्पोरोफाइट बेहतर हो रहा है। तो टेरिडोफाइटा की क्या विशेषता है कि स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर ग्रीन एंड बोथ आर ऑटोट्रॉफिक। मेन फेज कौन है? मेन फेज स्पोरोफाइट है, डिफरेंशिएटेड है, असली का रूट, स्टेम और लीफ। समय फिर बदला, टेरिडोफाइट से बने क्या? जिम्नोस्पर्म, और फिर बने एंजियोस्पर्म। जिम्नो और एंजियो में एक ही जैसी चीजें दिखाई पड़ी। क्या? जिम्नो और एंजियो, सड़क पे जितने भी पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं, जो दिखता है वो है क्या? दो ऑप्शन, स्पोरोफाइट दिख रहा है कि गेमेटोफाइट दिख रहा है? तो जितना कुछ आपको दिख रहा है वो सब स्पोरोफाइट है। क्यों? आपको रूट दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, लीफ दिख रहा है। तो रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर ये सब किसके पार्ट है? स्पोरोफाइट के पार्ट है। हाँ, वो पौधा हो सकता किसका हो? वो हो सकता किसका हो? एंजियोस्पर्म का हो। तो जिम्नो और एंजियो में स्पोरोफाइट और बेहतर हो गया। टेरिडोफाइट से बेहतर स्पोरोफाइट हमको कहाँ मिलेगा? जिम्नो में और एंजियो में। बहुत बढ़िया रूट, बहुत बढ़िया स्टेम, बहुत बढ़िया लीफ, और क्या मिला? फ्लावर। फ्लावर के अंदर सेक्स आर्गन होंगे एंथ्रीडिया और वो स्टेमेन और पिस्टिल। उसके अंदर क्या बनेगा? तो उसके अंदर बनेगा गेमेटोफाइट। जैसे मेल गेमेटोफाइट बनेगा कौन? पालन ग्रेन। और फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा कौन? एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक बनेगा ओवरी के अंदर। एम्ब्रायोसैक कहाँ बनेगा? ओवरी के अंदर बनेगा। और पालन ग्रेन कहाँ बनेगा? एंथर के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर है, फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल है, स्टेमेन में एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल
2n की होती है कि n की? तो स्पोरोफाइट है कि गेमेटोफाइट है? स्पोरोफाइट। उसमें हुई मियोसिस और बना क्या? माइक्रोस्पोर। तो जैसे माइक्रोस्पोर बना वैसे क्या शुरू हो गया? गेमेटोफाइट शुरू हो गया। और माइक्रोस्पोर से ही क्या बनती है? पालन ग्रेन। तो पालन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहते हो। अब आ जाओ पिस्टिल। पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल अपना नाम रख लेती। 2n की n, 2n। बताओ स्पोरोफाइट है कि गेमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। उसमें हुई मियोसिस क्या बना? मेगास्पोर बना। n की 2n, n, n है तो गेमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? गेमेटोफाइट है। उससे बना क्या? एम्ब्रायोसाइट। तो बताओ यहां गेमेटोफाइट किस पर डिपेंडेंट है? कहानी ही पूरी पलट गई। शुरू किए थे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन और खत्म किए गेमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। बताओ किसमें किसमें कौन मेन है, कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? एल्गी में, एल्गी में मेन गेमेटोफाइट। क्यों? गेमेटोफाइट ग्रीन होगी फोटोसिंथेटिक और स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। खत्म। ब्रायोफाइटा में मेन है गेमेटोफाइट लेकिन असली के रूट स्टेम लीफ नहीं है। और स्पोरोफाइट फुटसीटा कैप्सूल है, मल्टी सेलुलर है लेकिन डिपेंडेंट है कहाँ? गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में दोनों इंडिपेंडेंट है। फोटो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक दोनों इंडिपेंडेंट है। क्यों? दोनों ग्रीन है, दोनों फोटोसिंथेटिक हैं। फिर हम लोग जाएंगे किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ना एंजियोस्पर्म में दोनों इंडिपेंडेंट है। वहां कौन किस पर डिपेंड है? तो कहोगे गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ और फ्लावर सब कुछ पाया जाएगा। गेमेटोफाइट बहुत रिड्यूस होगा। इतना रिड्यूस होगा कि गेमेटोफाइट में सेल कितनी होती है? तो गेमेटोफाइट में सेल या तो 2 सेल। भाई पालन ग्रेन में कितनी सेल होती हैं? पालन ग्रेन में या तो 2 सेल होती हैं या तो 3 सेल। और एम्ब्रायोसाइट में 7 सेल फिक्स है। कितने सेल होते हैं? 7 सेल। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए यहां पर। बेटा लिख लो इसको, नहीं तो छूट जाएगा। एल्गी मेन कौन है? गेमेटोफाइट है। क्यों? ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और थाइलस या फिलामेंट होता है। एल्गी में स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट होता कैसा है? यूनिसेलुलर। सिर्फ जाइगोट के फॉर्म में होता, बस एल्गी में इतना है। मतलब सबसे खराब स्पोरोफाइट किसके पास है? एल्गी के पास। केवल एक सेल का स्पोरोफाइट है, जाइगोट भर बस। जैसे उसमें मियोसिस होगी वैसे क्या बन जाएगा? स्पोर। और स्पोर बनता ही क्या हो जाएगा? गेमेटोफाइट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आ जाओ ब्रायोफाइटा। मेन कौन है? अभी भी गेमेटोफाइट है। क्यों? गेमेटोफाइट है ग्रीन फोटो सिंथेटिक
ऑटो ट्रॉफिक। बस गेमेटोफाइट में क्या है, इसको लीफी गेमेटोफाइट कहते हैं। इसमें नहीं है असली के रूट, असली का स्टेम और असली का लीफ नहीं है। तो स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंड है ऑन गेमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट है कैसा, मल्टी सेलुलर है, जिसमें क्या क्या है, फुट है, सीटा है और कैप्सूल। लेकिन इतनी पावर नहीं हो पाई है कि क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। अभी भी डिपेंडेंट है, क्यों, फोटोसिंथेटिक नहीं है। टेरिडोफाइट। बताओ, पहला सवाल यह है कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट बोथ क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट कैसे हो गए, क्योंकि दोनों ग्रीन है, दोनों फोटोसिंथेटिक है। बिकॉज बोथ ग्रीन फोटो सिंथेटिक होते हैं। एक बात फिर भी, अगर दोनों ग्रीन फोटोसिंथेटिक है तब भी मेन तो बताने पड़ेगा। तो मेन क्या है, स्पोरोफाइट है, जिसमें है क्या, असली का रूट, स्टेम और लीफ। और गेमेटोफाइट कैसा है, गेमेटोफाइट थाइलस लाइक है, जिसका नाम प्रोथैलस है। ये जरूर ग्रीन है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत कमजोर है, इसी नाते और बहुत कम समय के लिए रहता है, उतना ज्यादा देर रहता नहीं। मेन फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट। ये बताओ, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर में कौन गेमेटोफाइट है, कौन स्पोरोफाइट। तो किसी का भी नाम ले लें, आप ये याद रखेंगे कि अगर कोई 2n में है तो वो स्पोरोफाइट है, अगर n में है तो मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या है, गेमेटोफाइट है। एम्ब्रायोसाइक क्या है, गेमेटोफाइट। न्यूसेलस की सेल है स्पोरोफाइट। याद रखिएगा जल्द। पालिन ग्रेन n है, हो गया, 2 लाइनें और लिख लेना बस। जिम्नो स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मेन फेज कौन होगी, और जिसमें वेल डेवलप क्या मिलेंगे, रूट, स्टेम एंड लीफ कामा फ्लावर भी इसी में आएगा। बस जिम्नोस्पर्म में उतना बढ़िया फ्लावर नहीं होगा, ये ग्रीन होगा और फोटो सिंथेटिक। इसकी फर्स्ट फेज बता दो बस,
जाइगोट हो। गेमेटोफाइट स्मॉल होगा या रिड्यूस होगा? कितनी सेल? फ्यू सेल। एक बात, नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, तो मजबूरी में क्या होगा? डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट फॉर सबसे पहली फेज बता दो बस। स्पोरोफाइट की सबसे पहली फेज, सॉरी गेमेटोफाइट की पहली फेज स्पोर हैं, क्योंकि स्पोर क्या होते हैं? एन। इधर देख लो, माइक्रो स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रो स्पोर। और मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? मेगा स्पोर। ये क्या है? 2n। ये भी क्या है? 2n। तो ये दोनों क्या है? जबकि ये क्या है? n। और ये भी क्या है? n। ये दोनों क्या है? तो गेमेटोफाइट की पहली स्टेज स्पोर है। कौन सा स्पोर है? डिपेंड करेगा माइक्रो या मेगा। अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे।